अगली खबर शेयर बाजार से जुड़ी दिन की बड़ी खबर। ये कहानी फिर सही हो गई। कल जो बाजार गिरा उसके आगे की गिरावट आज फिर आई। बाजार खुले फिर टूटे। हालांकि बाद में नीचे से कुछ रिकवरी देखने को मिली, लेकिन मोटा मोटा लबोलबाब यही रहा कि बाजार जब बंद हुए तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 26 पॉइंट की गिरावट के साथ और सेंसेक्स 122 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। कहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट दिखी तो रियल एस्टेट स्टॉक्स आज सबसे ज़्यादा गिरे। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स जो था वो करीब 3% गिर गया। बढ़त कहाँ दिखी? बैंकिंग शेयरों में, फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों में थोड़ी सी बेटर स्थिति दिखी। गेनर्स में एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। यानी कि देखिए आप, लार्ज कैप में जितने भी दिग्गज थे वो सब बैंक और फाइनेंस कंपनियों से जुड़े थे। जबकि लूजर्स में महिंद्रा, आइशर मोटर, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, ये 3% से ज़्यादा गिर गए। सर, बाजार में कुछ नया नहीं घट रहा है। वही रोज की एक कहानी होती है कि बाजार में आज बड़ी उठापटक थी, उसके बाद बंद लाल निशान में हुए। सुबह तो गिरावट फिर से गहराने लगी थी, तीखी होने लगी थी। पहला सवाल मेरा सीधा यही है कि बाजार में आप क्या तस्वीर बनती देख रहे हैं? अगर हम थोड़े से लंबे समय की बात करें, ठीक है, एक आध दो दिन आप छोड़ भी दें, तो महीने भर में, 2 महीने में आपको क्या लगता है किस तरीके की तस्वीर बनती दिख रही है? शुभम, अब बाजार के आंकड़ों को थोड़ा गहराई से भीतर से देखने की जरूरत है, क्योंकि अब यहाँ मुंबई में बाजार में निवेशकों के बीच और फंड मैनेजर्स के बीच इस बात की चर्चा है कि वो बाजार के अलग अलग हिस्सों को, ब्रॉडर मार्केट को और निफ्टी और सेंसेक्स को अलग अलग खोलकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तविक रूप से कहीं कोई बेयर प्रेशर या कहीं यहाँ मंदड़ियों का दबाव बनता दिख रहा है। और इसलिए बाजार में अब जो चुनौतियां हैं वो ज्यादा पेचीदा है निवेशकों के लिए भी, और इसे गहराई से समझने की जरूरत है। जैसा आपने बताया कि आज हमने देखा कि वापस खरीद आई, वो खरीद शायद निचले स्तरों पर केवल बैंकिंग स्टॉक्स में दिखाई दी, लेकिन अगर ओवरऑल बाजार की परिस्थिति देखें और बाजार के भीतर जाएं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मंदी का गहरा दबाव हमें दिखाई दे रहा है मार्केट में। सेंसेक्स करीब 12% के आसपास अपने पीक लेवल से टूट चुका है। निफ्टी भी 12% गिर चुका है। तकनीकी तौर पर यह माना जाता है कि अगर कोई मार्केट 20% तक करेक्ट हो जाए तो उसे बेयर मार्केट के तौर पर देखा जाता है। और इस पैमाने पर स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 20% की गिरावट के साथ हमें दिखाई दे रहा है निफ्टी का, और मिड कैप इंडेक्स 18% है, करीब इसके आसपास खड़ा हुआ है। बीएसई का स्मॉल कैप भी 17.5 से 18% गिरा है। निफ्टी का जो नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, जिसमें आने वाली भविष्य की कंपनियां, उनमें भी 22% की गिरावट दिख रही है। ये गिरावट और गहराई से भीतर जाके समझने पर हमें ये दिखाई देता है कि बाजार में जो ब्रॉडर मार्केट में करीब आधे से ज्यादा स्टॉक्स बीएसई स्मॉल कैप के वो गिरावट पर हैं और ऑलमोस्ट 60 से 70% मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में तेज गिरावट है, या 60% और 30% तक का करेक्शन दिख रहा है। बाजार को करीब से देखने पर लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप तो निश्चित तौर पर एक बेयर ग्रिप में चले गए हैं, इनको यहां से निकलने में समय लगेगा। बाकी के ऊपर के इंडेक्स में तेज वॉलेटिलिटी है, तेज उतार चढ़ाव है, और क्योंकि बाजार की अंतर्धारणा मजबूत नहीं है, कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं हैं, भारत में मैक्रो तस्वीर फिलहाल अभी अच्छी नहीं, और उसके अलावा ट्रंप के फैसलों का असर पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। इसलिए बाजार को टिकने के लिए, मजबूती के लिए कोई मजबूत आधार नहीं मिल पा रहा है। सर, रिकवरी के लिए आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो कि बाजार में रिकवरी दिख सकती है? बाजार किस चीज का इंतजार कर रहा है रिकवरी आने के लिए? तात्कालिक तौर पर शुभम, बहुत सारे लोगों से बात की, तात्कालिक तौर पर बाजार को स्थिरता चाहिए रिकवरी से ज्यादा। ये जो वॉलेटिलिटी है ये बेहद खतरनाक है, और खासतौर से छोटे निवेशकों के लिए, और उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो वैल्यूएशंस पहले से ही हाई थे। बाजार फिलहाल अभी अमेरिका की नीतियों में और डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को का असर समझने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा कि सरकार के स्तर पर, पॉलिसी मेकर के स्तर पर इसको थोड़ा कम तरह आंका गया, लेकिन जैसे ही स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ आए और भारत के नुकसान का आकलन होना शुरू हुआ, मेटल स्टॉक्स में तेज गिरावट देखी गई। तो जब तक ट्रंप के टैरिफ का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर स्पष्ट नहीं हो जाता, कई सारी चिंताएं इसके साथ आ गई, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, इसके बाद पूरी संभावना है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी,
ब्याज दरों में कमी की संभावना अमेरिका में और सीमित हो जाएगी, डॉलर में मजबूती रहेगी और उसका असर भारत में भी दिखाई देगा और भारत में भी ब्याज दरों में कमी का जो ताजा दौर अभी शुरू हुआ है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे में कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बाजार को टिकने के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। ये प्रार्थना की जा रही है, ये उम्मीद की जा रही है कि बाजार कुछ स्तरों पर आकर स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए और फिर उस एक रेंज में मूव करता हुआ दिखाई दे। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसे बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स या नेगेटिव ट्रिगर्स काम करते हैं, तो कंपनियों की अपनी भीतरी ताकत बाजार को खड़ा करती है, कंपनियों के अपने नतीजे बाजार को बेहतर करते हैं। उस मोर्चे पर भी इस बार इस तिमाही में नरमी दिख रही है। कंपनियों के नतीजे, कंपनियों की परफॉर्मेंस किसी भी सेक्टर में आप देख लें तो बाजार की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। छोटे निवेशक बाजार में बने हुए हैं, निवेश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो अब हमें तेज गिरावट दिखाई दी है, खासतौर से 20% तक का करेक्शन हमने स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक इंडाइसेस में देखा है, सेक्टोरल इंडाइसेस में बड़ा करेक्शन देखा है, मेटल में, रियल एस्टेट में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी गिरावट है, इवन आईटी का इंडेक्स जो बेहतर काम कर रहा था उसमें भी में गिरावट है। इसका असर हमें छोटे निवेशकों के सेंटीमेंट पर आने वाले समय में पड़ता दिखाई दे सकता है, खासतौर से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो वहां से भी एक चिंता बनती दिख रही है कि अगर ये तेजी और ये गिरावट है, उतार चढ़ाव लंबा चला, तो जो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा आ रहा है उसे आने में भी, उसके लिए भी अब आने वाले समय में चिंता दिखी। निचले स्तर से जो सर खरीदारी दिख रही है, जैसे बाजार जब भी टूटता है नीचे कोई ना कोई सेक्टर, कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां बाइंग दिख रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बैंकिंग में बाइंग दिखी, और बैंकिंग में बाइंग सामान्य रूप से ऐसा होता है कि जब बाजार तेजी से करेक्ट होता है तो वैल्यू बाइंग के लिए या बॉटम फिशिंग, आप जो भी शब्द का इस्तेमाल करें, वहां सबसे सुरक्षित बेट बैंक हो जाते हैं, सरकारी बैंक हो जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आज जो हमने रिकवरी देखी जो इंस्टीट्यूशनल की बाइंग आई थी, क्योंकि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर या बाकी ट्रेडर तो अपना हाथ उंगली कंधा तक जलाया बैठा था, तो ये जो बाइंग आई वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आई और वो भी सेंसेक्स को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आई, या कहीं कहीं मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए थे और जिनमें अच्छी उम्मीद दिखाई दे रही थी, तो वो दिखाई देगी। ये तो प्रक्रिया बाजार में चलेगी, बॉटम फिशिंग भी होगी, वैल्यू बाइंग भी होगी, लेकिन अगर आप सेक्टोरल ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करें, जहां ब्रॉडर मैक्रो पिक्चर के आधार पर या कंपनियों के अपने परफॉर्मेंस के आधार पर बाजार में तेजी होती है या बाजार में खरीद होती, वो मामला अभी उलझा हुआ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा पैक जहां से बाजार दरअसल उठता है, और कंज्यूमर का पूरा पैक। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात बाजार में आज ये दिखाई दी लोगों से बात करते हुए कि हमने बजट में कंजम्पशन के लिए प्रोत्साहन देखा, सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की इनकम टैक्स की रियायतें दी, माना गया कि कंजम्पशन के स्टॉक्स को या कंजम्पशन सेक्टर को थोड़ी सी मदद मिलेगी, लोगों की खपत बढ़ेगी। इसके अलावा रियलिटी सेक्टर के लिए भी थोड़ा बहुत फायदा बजट से दिखाई दिया और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी से दिखाई दिया, पर उन सब ने भी बाजार के मूड को, मिजाज को या इसकी अंतर्धारणा को मजबूत नहीं। सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये वॉलेटिलिटी लगातार चल रही है, बाजार में गिरावट भी है, पिछले 3-4-5 में अभी हमने ग्राफिक्स दिखाया कि 6 महीने में बाजार गिर गया। म्यूचुअल फंड्स में सर इनफ्लोज क्यों नहीं डेंट हो रहे हैं? फिर अगर अभी आज एमफी का डेटा आया, जनवरी में म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो है वो 39,687 करोड़ का रहा है, जो बीते 6 महीने में सबसे ज़्यादा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी नेट बाइंग, मतलब जो ग्रॉस है वो तो 7,000 करोड़ से ज़्यादा है, बट नेट बाइंग भी 5500 करोड़ से ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है सर फिर? अच्छा है, मतलब ये शुभ संकेत है कि भारत के निवेशक बाजार में इस उतार चढ़ाव के बीच में म्यूचुअल फंड में अपना निवेश बनाए हुए हैं, और यही वो एक उम्मीद की पतली सी किरण है जो बाजार को इस गिरावट में थामे हुए, क्योंकि विदेशी निवेशक तो रोज बिकवाली करके निकल रहे हैं। रुपए में गिरावट के बाद विदेशी निवेशकों के रिटर्न, उनके आर्बिट्राज में आने वाले समय में और ज्यादा गिरावट होने वाली। ऐसी स्थिति में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और ये जो 60-70 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टेबल फंड अवेलेबल है, यही बाजार का सहारा बना हुआ है। लेकिन बात ये हमें देखना होगा कि गिरावट कितनी गहरी और कितनी लंबी है। जैसे इस महीने जो हमें गिरावट दिखाई दी, अभी जो पिछले 3-4 हफ्तों में गिरावट दिखाई दी, इसका असर में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर आने वाले समय में दिखाई देगा। पर यहाँ भारत के संदर्भ में एक बेहद दिलचस्प और सूक्ष्म बात समझने वाली है कि भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले अधिकांश लोग अपने सरप्लस का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा कि बाजार के भीतर लोग बांधते हैं, और वो ऐसे एक्टिव इन्वेस्टर्स नहीं है या उस तरीके के लोग नहीं है जो म्यूचुअल फंड की स्टॉक ट्रेडर्स की तरह सीधे फायदा उठाते हो। तो लोग चूंकि भारत की अपनी बचतों के हिस्से के तौर पर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और उन्हें लंबे समय तक निवेश करने की सलाह दी जाती है, कम से कम 1.5-2 साल तो अपना
अपना फंड रोक कर रखते हैं 18 महीने से 2 साल तक। तो इसलिए इस फंड का फ्लो अभी भी बना हुआ है, पर फिर भी निवेशकों को लगातार ये बात की सलाह दी जा रही है कि अपने फंड्स को सही ढंग से चुनें। पर स्मॉल कैप और मिड कैप में जो तेज गिरावट हमें दिखी, इसका असर हमें जरूर आने वाले 1-2 महीनों में इन इन सेगमेंट से जुड़े हुए, स्मॉल कैप और मिड कैप से जुड़े हुए फंड्स हैं, उनमें निवेश पर जरूर पड़ता दिखाई देगा।